पैलक सिमनिया नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। हिमालय निर्माण प्रक्रिया व धरातली विषमताओं के आधार पर उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्षेत्र है ट्रांस हिमालय, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला रीजन ट्रांस हिमालय का है। उसके बाद महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, ये पूरा जो एरिया है महान हिमालय के अंदर आता है। फिर लघु हिमालय, ये लघु हिमालय के एरिया हो गया। दून घाटियाँ, ये वाली दून घाटियाँ होगी, थोड़ा यहाँ पे को यहाँ भी दून घाटियाँ हैं। फिर शिवालिक, ये शिवालिक की रेंज हैं। उसके बाद भाबर, शिवालिक के ठीक नीचे आएगा भाबर। उसके बाद तराई, भाबर के बाद तराई आएगा। उसके बाद आएगा गंगा का मैदान। लेकिन डॉक्टर एस.सी. खरकवार अपनी बुक में उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन को 5 भाग में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, तराई, भाबर और मैदान है। डॉक्टर एस.सी. खरकवार ट्रांस हिमालय या तैथियन हिमालय को महान हिमालय का ही पार्ट मानते हैं। तो अब इस विभाजन को हम एक एक करके अलग अलग पार्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले है ट्रांस हिमालय या तैथियन हिमालय। जैसा कि हमने हिमालय के निर्माण प्रक्रिया में देखा था ट्रांस हिमालय और तैथियन हिमालय के बारे में। उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय की जास्कर श्रेणियाँ 3 जिलों में आती हैं। ट्रांस हिमालय हिमालय के पार का क्षेत्र है और यह रेन शैडो एरिया भी है, मतलब वृष्टि छाया क्षेत्र है। यहाँ बारिश नहीं होती क्योंकि हिमालय इतने बड़े बड़े हिमालय हैं। उसके बाद का ये जो क्षेत्र आता है यहाँ तक अधिकांश दर्रे भी यही हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। ट्रांस हिमालय में बहुत जीवाश्म अवशेष की चट्टानें भी हैं। इन्हें एमोनाइट जीवाश्म भी बोलते हैं। इसी एमोनाइट जीवाश्म में ये शालिग्राम पत्थर भी है, आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें इनके जीवाश्म है। इसी शालिग्राम पत्थर से शिवलिंग भी बनता है और अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति भी इसी शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है। जो ट्रांस हिमालय की चौड़ाई है वो 20 से 35 किलोमीटर तक है। इसकी ऊंचाई जो महान हिमालय है उसकी अपेक्षा कम है। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है हमें, बस ये याद रखिएगा। ट्रांस हिमालय की उत्तराखंड में जास्कर श्रेणियाँ हैं और ये 3 जिलों में है। जैसे ये वाला जो है उत्तरकाशी वाला ज़िला हो गया, यहाँ पे चमोली का ज़िला हो गया और यहाँ पिथौरागढ़ वाला ज़िला। तो ये 3 जिलों में ट्रांस हिमालय की जास्कर रेंज है। अब हम आते हैं महान हिमालय में। महान हिमालय को हम हिमाद्री भी बोलते हैं। हिमाद्री का मतलब होता है हिम का घर, क्योंकि यहाँ अधिकांश भाग बर्फ़ से घिरा हुआ है। हिमाद्री की पर्वत श्रेणियों को हम 6 ग्रुपों में या 6 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएं तो ये जो भागीरथी रिवर है, जाड़गंगा नदी है, इसके ऊपर में आएगा बंदरपुर श्रेणी और ये है गंगोत्री ग्रुप। ये बंदरपुर ग्रुप बोल सकते हैं, इसको गंगोत्री ग्रुप बोल सकते हैं। ये है कामेट ग्रुप और ये है नंदा देवी ग्रुप। यहीं नंदा देवी जो उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट पीक है यहीं पड़ती है। उसके बाद पंचाचूली रेंज बोलेंगे। उसके बाद इसको हम आदि कैलाश रेंज भी बोल सकते हैं या कूटी सांगटांग रेंज भी बोलते हैं। इनके बारे में हम आगे जब हम पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे तब इन ग्रुपों के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा महान हिमालय को 6 भागों में विभाजित किया गया है और ये 6 जिलों में आता है। कौन कौन से जिलों में आता है एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे तो ये आता है उत्तरकाशी में, टिहरी गढ़वाल में, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एंड पिथौरागढ़ में। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट में आता है। जब हम इसको और अच्छे से देखेंगे तो महान हिमालय 6 डिस्ट्रिक्ट में आता है, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एंड पिथौरागढ़। तो 2 जिले जो कुमाऊं के हैं बागेश्वर, पिथौरागढ़, बाकी 4 जिले गढ़वाल मंडल के हैं। यहाँ पर भी अनेक दर्रे हैं जिनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। महान हिमालय अनेक नदियों का उद्गम स्थान भी है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी भी उत्तराखंड महान हिमालय से ही निकलती है और महान हिमालय में बड़े बड़े ग्लेशियर हमें मिल जाएंगे, जिन्हें हम स्थानीय भाषा में बमक भी बोलते हैं और हिमनद भी बोल सकते हैं। और ग्लेशियर कौन कौन से ग्लेशियर, ये भी हम एक अलग से सेपरेट करेंगे। हम जो ग्लेशियर हैं, जो दर्रे हैं और जो पर्वत हैं, उनको अलग अलग पार्ट में अलग से करेंगे। महान हिमालय में अगर हम स्नो लाइन से नीचे आएंगे तो वहाँ हमें अल्पाइन चारागाह मिलेंगे, घास के मैदान मिलेंगे, जिन्हें बुग्याल और प्यार भी कहा जाता है। और महान हिमालय में ही फूलों की घाटी भी स्थित है। अगर हम महान हिमालय के चट्टानों की बात करें तो महान हिमालय की चट्टानें 130 से 140 वर्ष पुरानी चट्टानें हैं। इनके जो आंतरिक भाग है भूगर्भ में अगर बोलें तो वहाँ पे आग्नेय चट्टानें मिलती हैं जिनमें ग्रेनाइट है, और ऊपरी भागों में रूपांतरित और अवसादी चट्टानें, जिसके एग्जाम्पल हैं सिल्ट और नाइस। ये यहाँ पे को ल्यूसो ग्रेनाइट दिया है, जिसको सफ़ेद ग्रेनाइट भी बोलते हैं। यही अगर हम महान हिमालय की वर्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो ये 15 से लेकर 23 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है और इसकी जो हाइट है
4800 मीटर से लेके 7817 मीटर तक, जो कि नंदा देवी पीक की हाइट है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। और अगर महान हिमालय की बात करें तो इसका जो दक्षिणी भाग है, अगर हम देखें ऐसे करके, तो ये ट्रांस हिमालय आएगा, फिर महान हिमालय आएगा। तो महान हिमालय का जो दक्षिणी भाग है, साउथ का जो रीजन है, उसकी जो स्लोप है या उसकी जो ढाल बोलेंगे वो तीव्र है, और यहाँ की ढाल इसकी कम है। और हमने देखा था कि जो महान हिमालय है और जो लेसर हिमालय है या मिडिल हिमालय बोल सकते हैं, मध्य हिमालय है, उनको दो फॉल्ट लाइन अलग करती है। तो महान हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, जो फॉल्ट लाइन है उसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT। और हमने पढ़ा था महान हिमालय और तैथियन हिमालय को अलग करता है STD। लेकिन हम अगर जैस्कर श्रेणी को महान हिमालय का ही पार्ट माने, तो जो महान हिमालय है वो ट्रांस हिमालय को इंडो सांगपो सच्चर जोन से अलग करती है, ITSZ से अलग करती है, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो ये रही इसकी चौड़ाई और हाइट के बारे में। और बृहत हिमालय की जो मूल निवासी है, जिनको भोटिया जनजाति बोलते हैं, तो ये था महान हिमालय के बारे में। अब हम देखते हैं लघु हिमालय के बारे में। लघु हिमालय को हिमांचल भी बोलते हैं। हिमांचल का मतलब होता है हिम का आंचल। जैसे कि हमने देखा था, महान हिमालय को हिमाद्री बोलते हैं और लघु हिमालय को हिमाचल। और लघु हिमालय 11 जिलों में है। आप परीक्षा वाणी में देखेंगे वहाँ पे 9 जिले लिख रखे हैं, 9 जिले और आदि भी लिख रखा साथ में। तो ये 11 जिलों में, किन 2 जिलों में नहीं है, जैसे कि उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में लघु हिमालय नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस मैप को देख ये मैप आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा या आप विकीपीडिया से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें, तो अगर रफली इसमें लाइन खींची जाए, तो ये इसके नीचे का जो पार्ट है, ये तो हो गया उत्तरकाशी, ये देहरादून, और ये रहा टिहरी गढ़वाल, ये रहा पौड़ी गढ़वाल। उसके बाद इधर रुद्रप्रयाग आ गया, उसके बाद चमोली भी आ गया, नैनीताल भी आ गया, बागेश्वर भी आ गया, है ना। सॉरी, ये नैनीताल हो गया, ये अल्मोड़ा आ गया, और उसके बाद चंपावत और पिथौरागढ़। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। तो कौन सा नहीं आ रहा है? हरिद्वार और उधम सिंह नगर लेसर हिमालय के पार्ट नहीं है। तो जो लघु हिमालय है, इसकी जो प्रमुख श्रेणियां हैं वो है चक्राता, नागटिब्बा, मसूरी रेंज, लैंसडाउन, दूधातौली और गागर पहाड़ियाँ। जो नैनीताल की जो झील है उसके चारों ओर जो पहाड़ियाँ, वो गागर पहाड़ियाँ कहलाती हैं। ऐसी कुमाऊँ की भटकोट पर्वत श्रेणियाँ। तो अगर हम देखें तो ये चक्राता की पहाड़ियाँ आ गई, इधर नागटिब्बा आ गया, और ये दून घाटी के ऊपर मसूरी रेंज आ गई। ऐसे यहाँ पे दूधातली रेंज आ गया, और ये जो डार्क दिख रहा है, ये हो गया नैनीताल की गागर श्रेणी। लघु हिमालय की अगर हम चौड़ाई देखें, जैसे हमने ऊपर देखा था, पहले ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय की जो चौड़ाई थी, उसके बाद लघु हिमालय की चौड़ाई है, उसका जो एवरेज है वो 75 किलोमीटर है, लेकिन ये कहीं कहीं 70 किलोमीटर से लेके 120 किलोमीटर के बीच इसकी चौड़ाई है। और जो हाइट है वो 1200 मीटर से लेके 4500 मीटर तक इसकी हाइट मिल जाएगी। लघु हिमालय ग्रेट हिमालय से MCT से अलग होती है, जो हमने ऊपर देखा था। ऐसी ये शिवालिक से MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट से अलग होती है, हम ध्यान रखेंगे। ऐसे ही लघु हिमालय से कोसी, गगास, गोमती आदि नदियों का उद्गम भी होता है। लघु हिमालय की अधिकांश चट्टानें मेसोजोई युग की हैं, कहीं कहीं पर प्री कैम्ब्रियन युग की भी हैं, जिनमें चूना पत्थर, सैल, क्वार्ट्ज, नीस, ग्रेनाइट आदि हैं। लघु हिमालय खनिज की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे अल्मोड़ा में तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट आदि प्रकार की लघु हिमालय से खनिज प्राप्त किए जाते हैं। कुमाऊं क्षेत्र के जो अनेक ताल हैं, जैसे नैनीताल, सात ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, ये भी सब लघु हिमालय के पार्टी हैं। लघु हिमालय में अनेक विशाल घाटियां हैं, और ये घाटियां बहुत उपजाऊ हैं, जिनमें जो पॉपुलेशन है, काफ़ी मात्रा में पॉपुलेशन भी रहती है। जैसे हम पिथौरागढ़ की सोर घाटी देख सकते हैं। ऐसे ही लघु हिमालय में कुछ हिल एरियाज हैं, जैसे मसूरी, चक्राता, लैंसडाउन, रानीखेत, नैनीताल, कौसानी। तो कौसानी से आप समझ सकते हैं कि लघु हिमालय बागेश्वर में भी आता है। परीक्षा वाणी में कौसानी, ये बागेश्वर का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद पिथौरागढ़ हो गया, लोहाघाट हो गया, तो आदि क्षेत्र लघु हिमालय में आते हैं। और लघु हिमालय में हमें जो सेब, नाशपाती आदि जो शीतोष्ण फल होते हैं वो भी मिल जाएंगे। मतलब इन फलों का उत्पादन लघु हिमालय के क्षेत्र में किया जाता है। तो ये रहा लघु हिमालय के बारे में। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में दून घाटियाँ हैं। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये वाला जो रीजन है, ये दून घाटी का रीजन है। दून घाटी मतलब देहरादून है। ऐसे यहाँ पे पाटली दून मिल जाएगा, ऐसे यहाँ पे
कोटाबाग मिल जाएगा, कोटादून बोलते हैं, कोटाबाग नैनीताल के पास। दून घाटियाँ, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, दून घाटियों का निर्माण कैसे होता है, जब भ्रंश लाइन होती है, यहाँ पे लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, तो इस भ्रंश रेखा में अपर्दन के कारण स्ट्रक्चर वैली का निर्माण हो गया। यहाँ पे अपर्दन होता रहा तो यहाँ पे एक वैली का निर्माण हो गया। इस प्रकार की वैली को दून घाटी बोलते हैं। दून घाटियों में सबसे प्रसिद्ध है उत्तराखंड का देहरादून। इसकी जो लंबाई है, ऐसे इसको अगर इधर देखें तो इसकी लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक वो है 75 किलोमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो 24 से लेकर 32 किलोमीटर तक है। और इसकी जो हाइट है, ये समुद्र तल से इसकी हाइट भी ऊपर होगी, तो इसकी हाइट है 350 मीटर से 750 मीटर के बीच। और यहाँ पे हर साल आसन नदी और सिसवा नदी अपना अवसाद लेकर इस जगह पे जमा करती है। जैसे आसन नदी इधर को बहती है, ऐसी सिसवा नदी इधर को हो गई, जिनको हम नदियों में विस्तार से अलग से देखेंगे। जो लेसर हिमालय का सेडिमेंट है उसका डिपोजिशन इस दून वैली में हुआ, तो इसी डिपोजिशन के कारण दून घाटियाँ चौरस और क्षैतिज भूभागों में विभाजित हैं। एक प्रकार के सीढ़ीदार कह सकते हो। फिर अगर हम यहाँ पे देखें, ये है हल्की सी शिवालिक की रेंज, आपको अगर दिख पा रही है तो ये शिवालिक की रेंज हो गई यहाँ से। तो यहाँ पे ये दोनों शिवालिक और जो लघु हिमालय की रेंज है वो एक साथ मिल जाती है। यहाँ पे हमें दून घाटियाँ नहीं मिलेंगी। उसके बाद अगर हम कोटद्वार के पूर्व में देखें तो हमें कोटली दून, चौखम दून और पाटली दून मिलेगा। और जो इसमें पाटली दून है ये भी 30 किलोमीटर लंबी है, और यहाँ पालनी और सोना नदियाँ प्रवाहित होती हैं। कुमाऊं क्षेत्र में कोटादून घाटी है, जिसको हम कोटाबाग भी कहते हैं, और यहाँ काफ़ी अच्छी कृषि भी की जाती है। तो ये था दून घाटी के बारे में। अब हम देखते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में। तो शिवालिक का अर्थ होता है ट्रेसेस ऑफ शिवा, मतलब शिव की जटाएं। और ये शिवालिक हिमालय के, जैसे कि हम जानते हैं हिमालय का निर्माण अलग अलग चरणों में हुआ है, तो ये सबसे नवीन हिमालय है। शिवालिक हिमालय 7 जिलों में आता है, लेकिन जो SC खरकवाल हैं वो उधम सिंह नगर को भी इसमें शामिल करते हैं। तो अगर हम इसमें देखें, ये शिवालिक की रेंज है, तो ये देहरादून में भी है, हरिद्वार में भी होगी, इसके बाद पौड़ी गढ़वाल हो गया, फिर नैनीताल हो गया, और नैनीताल के बाद यहाँ पे ये हमारे पास चंपावत भी आ गया। तो अगर हम इस रीजन को देखें, इस वाले रीजन को देखें, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हाँ, हो सकता है कि ये उधम सिंह नगर में, लेकिन परीक्षा वाणी में 7 दिया हुआ है। 7 कौन कौन से हैं यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, ये जो रेंज है यहाँ पे भी शिवालिक की रेंज है हल्की सी इधर से भी, तो इस हिसाब से वो दक्षिण के अल्मोड़े की बात भी करते हैं। ऐसे ही नैनीताल हो गया, चंपावत हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, देहरादून, हरिद्वार हो गया। तो जो महान हिमालय है उसके बारे में एग्जाम में आ चुका है कि वो कितने जिलों में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो शिवालिक को हम बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि हिमालय का ये सबसे बाहरी भाग है, तो इसको हम बाह्य हिमालय बोलते हैं। और इसका जो प्राचीन नाम है वो है मैनाक पर्वत, तो उसको देख लीजिएगा, मैनाक पर्वत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसको फुट हिल ऑफ हिमालय भी बोलते हैं। हिमालय का पाद मतलब पैर हो गए, तो इसको हम फुट हिल्स ऑफ हिमालय भी बोलते हैं। शिवालिक की जो चट्टानें हैं वो कोमल बलुआ पत्थर और क्ले की चट्टान है। क्ले मतलब मिट्टी, जो कीचड़ टाइप की मिट्टी होती है उससे बनी है। इसी में काग्लोमरेट की चट्टानें आती हैं, जिनको आप देख सकते हैं, ये इस टाइप की है। इसमें आपको क्ले भी दिख जाएगी, छोटे छोटे मिट्टी के कण भी मिल जाएंगे और पत्थर भी मिल जाएंगे। खनिज की दृष्टि से शिवालिक हिमालय इंपॉर्टेंट है। इसमें डोलोमाइट की चट्टानें मिलती हैं, बालू मिल जाता है, जिप्सम, संगमरमर भी मिल जाता है। शिवालिक हिमालय में स्तनधारी जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। तो अगर पूछेगा कि जीवाश्म किस हिमालय रेंज में मिलते हैं, तो शिवालिक हिमालय में जीवाश्म काफ़ी मात्रा में मिले हुए हैं। कोमल बलुआ पत्थर की होने के कारण शिवालिक हिमालय की चट्टानें शीघ्र टूट जाती हैं, जिस वजह से शिवालिक हिमालय में लैंडस्लाइड भी काफ़ी मात्रा में होता है। एक बार हम इसका स्लोप अगर देखेंगे तो सेम जैसे हमने देखा था ग्रेटर हिमालय में, या हर एक हिमालय रेंज में जो दक्षिणी स्लोप है इसका, दक्षिण की ओर, मतलब जिस ओर मैदान होते हैं, ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ और दक्षिण। तो दक्षिण की जो स्लोप है इसकी ढाल तीव्र है, और यहाँ पे को सूर्य की किरणें भी काफ़ी आती है, बारिश भी काफ़ी होती है। इस वजह से यहाँ पे क्या है, ज़मीन ड्राई है, और जो बारिश का पानी है बहुत तेज़ी से नीचे आ जाता है, और यहाँ पे जो अवसाद है आराम से नीचे आ जाता है। तो जो शिवालिक हिमालय हैं वो उनकी जो चौड़ाई है वो 10 से लेकर 20 किलोमीटर है। बाकी दोनों हिमालय की तुलना में इसकी चौड़ाई काफ़ी कम है। शिवालिक हिमालय के उत्तर में हम देखेंगे तो लेसर हिमालय है, और जो लेसर हिमालय और शिवालिक MBT भ्रंश लाइन से अलग होती हैं।
ऐसे ही हमने देखा था कि जो शिवालिक है और जो मैदानी इलाका गंगा का मैदान है वो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट से अलग होती हैं। और जो शिवालिक की हाइट है वो है 750 मीटर से 1250 मीटर तक। और शिवालिक हिमालय में ही प्राकृतिक वनस्पतियाँ और जंगल भी अधिक पाए जाते हैं। तो ये था शिवालिक हिमालय के बारे में। अब हम देखते हैं भाबर के बारे में। तो जैसे ही हम ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक से नीचे आएंगे तो हमें भाबर मिलेगा। भाबर के बाद तराई मिलेगा, तराई के बाद गंगा का मैदान, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। अगर भाबर को देखा जाए तो ये देहरादून से लेकर चंपावत तक 6 डिस्ट्रिक्ट में भाबर आता है। तो देहरादून से अगर चंपावत देखें तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधमसिंह नगर का ये वाला रीजन और चंपावत, तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट में भाबर आता है। इसकी चौड़ाई भी काफ़ी कम है, 10 से 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो इसको हम संकरी पट्टी भी बोल सकते हैं। तो भाबर का मतलब होता है जहाँ पे हमें कंकड़ पत्थर और मोटे बालू युक्त ज़मीन मिलेगी या भूमि उबड़ खाबड़ होगी। क्योंकि हिमालय के बाद जो ये रीजन आता है इसको कई सालों तक नदियाँ अपनी वजनी अवसादों या मतलब बड़े बड़े पत्थरों से अवसाद, जैसे हिमालय, जैसे ही देखो कोई नदी जैसे ही पर्वतों से मैदानों में आएगी तो उसके जो भारी भारी चीज़ें होंगी, पत्थर वत्थर, वो यहीं पे डिपॉजिट कर देगी। तो उसी डिपॉजिट से ये क्या बना है, भाबर बना है। तो भाबर में क्या है, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, इस वजह से यहाँ पे जो नदियाँ होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं, ज़मीन के अंदर दिखने जाती है। बरसात में दिखेंगी ऊपर, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये नदी के नीचे, ज़मीन के नीचे मिलेंगी। और ऐसे ही भाबर में अगर बारिश होती है तो जैसे कि हमने देखा था ये कंकड़ पत्थर और मोटी बालू है, इस वजह से ये छन्नी की तरह काम करता है और जो पानी है वो आंतरिक भागों में चला जाता है। और जिस वजह से इस रीजन में हमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में पेड़ मिलेंगे, क्योंकि इनकी जड़ें नीचे तक होंगी तो इनके यहाँ अच्छी मात्रा में हमें पेड़ मिलेंगे, वन मिलेंगे। इन वनों के बारे में हम आगे अलग से जब वन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। और वन मिलने की वजह से वन संपदा और वन्य जीवों के लिए ये रीजन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहीं हमें कार्बेट नेशनल पार्क भी मिलता है। तो पानी सतह में न रहने के कारण, कंकड़ पत्थर या मोटी बालू होने के कारण भाबर की ज़मीन है वो कृषि योग्य नहीं है। लेकिन अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाएं, जो तराई वाला रीजन होगा और ये भाबर वाला रीजन होगा, यहाँ पे जो रेत होगी, बालू होगी, पतली मात्रा में होगी, या यहाँ पे जो अपरदन होगा वो कम हुआ होगा, भूमि का जो क्षरण होगा वो कम हुआ होगा, लैंड डिग्रेडेशन कम हुआ होगा। और ऐसे कोई रीजन होगा जहाँ पे को ये पानी नहीं बह पा रहा है, उस जगह पे कृषि की जाती है, कहीं कहीं पे अच्छी कृषि भी होती है। तो ये था भाबर के बारे में। अब हम देखते हैं तराई के बारे में। भाबर के बाद जो रीजन आएगा दक्षिण की ओर वो होगा तराई। इसकी चौड़ाई 10 से 25 किलोमीटर है और ये उत्तराखंड के 2 डिस्ट्रिक्ट उधमसिंह नगर और हरिद्वार में है। हरिद्वार के उत्तरी भाग बोल सकते हो, जो गंगा का मैदान होगा उसके ऊपर का भाग जो होगा वो तराई का रीजन हो गया। और जो भाबर की जो लुप्त नदियाँ थी वो दोबारा से धरातल में दिखने लग जाती हैं। और ये तराई रीजन, तराई इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये दलदली क्षेत्र है। दलदली क्षेत्र को तरी वाला भी बोल सकते हैं, इसीलिए ये जो तराई रीजन है ये मैदानी रीजन से अलग है। और यहाँ पाताल तोड़ कुएँ भी मिलते हैं। पाताल तोड़ कुएँ का मतलब होता है अगर हम ज़मीन को थोड़ा भी ड्रिल करेंगे तो हमें आसानी से पानी ऊपर मिल जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा। या अगर हम यहाँ पे हैंडपम्प वगैरह भी लगाते हैं तो आसानी से हमें बहुत कम फीट में ही पानी मिल जाता है। तराई में जैसे कि जल भराव काफ़ी होता है, तो पहले जल भराव काफ़ी होता था, लेकिन आज के टाइम में ये जल भराव की स्थिति कम हो गई है। कारण है हमने भूमि सुधार किए हैं और हम आजकल नई नई टेक्नोलॉजी, कृषि पद्धति का यूज़ करके यहाँ पे अच्छी खासी खेती की जाती है। अब हम लास्ट देखते हैं मैदान। मैदान से अर्थ है यहाँ पे गंगा का मैदान, जो कि हरिद्वार में लगभग संपूर्ण आता है। लेकिन अगर हम एस.सी. खरकवाल की बुक पढ़ेंगे उसमें वो उधमसिंह नगर का तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, जसपुर विकास खंड, उसको भी मैदान का, उसके भी कुछ रीजन को वो मैदानी भाग मानते हैं। ये रहा ये वाला रीजन को वो, जसपुर विकासखंड है ये उधमसिंह नगर का, इस रीजन को भी वो मैदानों में मानते हैं। लेकिन हरिद्वार का मैक्सिमम रीजन, हरिद्वार ही एक ऐसा ज़िला है पूरे उत्तराखंड का जहाँ पे गंगा के मैदान मिलते हैं। और गंगा के मैदान क्या हैं, काफ़ी उपजाऊ हैं। अगर हम गंगा के मैदान को देखें, मैदान को हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, बांगर और खादर। बांगर का मतलब होता है पुरानी मिट्टी और खादर का मतलब होता है नई मिट्टी। तो खादर को हम खाद से याद कर सकते हैं, खाद मतलब नई मिट्टी। और ये बाढ़ वाला क्षेत्र होता है, और जो बांगर होता है वो पुरानी मिट्टी है और गैर बाढ़ वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये नदी वाला रीजन हो गया, ये इधर वाला खादर हो गया, इधर वाला बांगर हो गया, और ये तराई हो गया, ये भाबर हो गया, उसके बाद हिमालय। तो हमने देखा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, जिसमें हमने देखा सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में देखा, फिर ग्रेट हिमालय के बारे में देखा, उसके बाद
लेसर हिमालय या लघु हिमालय या मिडिल हिमालय भी बोलते हैं, मध्य हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि ये शिवालिक और ग्रेट हिमालय के बीच में है। और उसके बाद हमारे पास भाबर आ जाएगा, उसके बाद तराई, फिर गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को भी हम खादर और बांगर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। उत्तराखंड के धरातल को उनकी ऊंचाई के आधार पर 4 एल्टीट्यूडिनल जोन में विभाजित किया जा सकता है। इसको तुंगी वर्ग भी कह सकते हो, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग। तो अगर हम देखें 1000 मीटर से जो कम की जो उत्तराखंड की भूमि है, उसमें 26% भूमि 1000 कम की हाइट पे आती है, और 1000 से लेकर 2000 तक की जो भूमि है उसमें 33% सबसे ज़्यादा हाइट में यही वाली आती है, और फिर 2000 से 3000 में 13%, और 3000 से जो ऊपर जो ज़मीन है वो 28% भूमि जो उत्तराखंड की है, इतने क्षेत्रफल वाली भूमि इस हाइट पे आती है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। एक हमने हाइट के आधार पर भी देखा था और धरातली विषमता के आधार पर भी देखा था। तो अगली वीडियो हम उत्तराखंड के विभिन्न पर्वतों के बारे में देखेंगे।